क्योंकि जिस राष्ट्र की बात कर रहे हैं वहाँ ऊंच नीच है, वहाँ भेदभाव है, वहाँ लोगों के प्रति घृणा सिखाई जाती है, नफरत सिखाई जाती है। जिन्होंने व्यवस्था बनाई उनके हिसाब से तो हम शूद्र ही हैं, लेकिन हम शूद्र नहीं, शुद्ध लोग हैं बिल्कुल। मैं ना हिंदू था न मैं हिंदू हूँ, मैं बुद्धिस्ट था और बुद्धिस्ट हूँ। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारे मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, गवर्नर जो हिंदू, सुप्रीम कोर्ट में हिंदू, हाई कोर्ट में हिंदू, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदू, सब जगह हिंदू हिंदू, फिर भी कह रहे हिंदू खतरे में, तो वो तो डरे हुए तो पहले से ही हैं। इतना अपमान करेगा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। आप देखिए पूरी मानव जाति को आप कलंकित करने वाला जो है एक दोहा लिख रहे हैं और उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि इसने बड़ा बढ़िया काम किया। अगर आज की तारीख में होता ना तो SC/ST एक्ट में बंद हो गया होता, जेल में जमानत भी नहीं होती। नीली क्रांति इतनी मजबूत हो गई है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों का दरबार नहीं लगने दे रहे, तो खुशी की बात है। ये बीजेपी के गुंडे हैं जो भगवा वेश में छोड़ रखे हैं इस देश में गंद फैलाने के लिए। और हिंदू राष्ट्र की जो बात है वो सपना देख रहे हैं, हिंदू राष्ट्र इस देश में कभी नहीं बनेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये देश अगर होगा तो बौद्ध राष्ट्र होगा, ये कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। सपने देखने उन्हें देखते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सपना देख रहे हैं वो साधु। हाँ बिल्कुल वो सपना देख रहे हैं। साधु संत ने स्वादु आदि से वे आ दे स्वादु, स्वादु है वो। कोई साधु संत क्या किसी को कत्ल करने की भाषा बोलता है? ये बीजेपी के गुंडे हैं जो भगवा वेश में छोड़ रखे हैं इस देश में गंद फैलाने के लिए। तो ये साधु नहीं है, संत तो छोड़ ही दीजिए, साधु हैं और उनके लिए काम करते हैं। सनातन के रक्षक बता रहे हैं ना अपने आप को। ये देश बौद्धों का देश था और भविष्य में भी हम सबका कार्यक्रम जो है या हम सबका प्रयास इसको बौद्ध राष्ट्र बनाने के लिए ही होना चाहिए और उसी श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम। अगर आप बौद्ध राष्ट्र बना रहे हैं यार, अगर वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत क्या है? नहीं, अगर ऐसा मत कहो आप, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हम बौद्ध राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और इसी तरह से लोग खालिस्तान की बात कर रहे हैं। तो ये मत कहो कि हम बौद्ध राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। घुमाने फिराने की जरूरत पूरा नहीं करने दो। नहीं, मैं क्या सपना पूरा, उनका सपना पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि जिस राष्ट्र की बात कर रहे हैं वहाँ ऊंच नीच है, वहाँ भेदभाव है, वहाँ लोगों के प्रति घृणा सिखाई जाती है, नफरत सिखाई जाती है। और बुद्ध की बात जहाँ तक है वहाँ पे समानता की बात होती है, वहाँ पे करुणा की बात है, वहाँ प्रेम की बात है, वहाँ मैत्री की बात है, वहाँ सबके भले की बात है, पूरे प्राणी मात्र के भले की बात है, वहाँ नहीं है जिसकी बात आप मोहन भागवत कह रहे हैं ना, इतिहास के साथ कुछ लोगों ने स्वार्थियों ने छेड़खानी की है। तो सीधा कर लो, उसे सही कर लो। जिन्होंने छेड़खानी की है तो तुम्हारे ही भाई, वो जिन्होंने जो भी कुछ किया तुम्हारे ही थे, अब तुम उनकी गलती सुधार लो। समीक्षा की बात कर रहे हैं वो, करने दो उन्हें, करने दो। समीक्षा से हमें क्या लेना देना है? हमें अपना काम, हम ये नहीं चाहते कि समीक्षा की बात, हम चाहते हैं कि इस देश के लोग जो हैं, विशेषकर बहुजन समाज के लोग, बुद्ध की वाणी को समझें, बुद्ध की शिक्षाओं पर उनका आचरण करें और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बताया गया जो रास्ता है उस पर चलें, तभी उनका कल्याण होगा, नहीं तो विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। वो लोग कह रहे हैं पहले अम्बेडकरवादी विरोध करते थे हमारा, अब ये पिछड़े भी विरोध करने लगे हैं। नहीं, वो पिछड़े धीरे धीरे समझ रहे हैं कि सही मायने में उनकी विचारधारा ही अम्बेडकरवाद है। तो वो अम्बेडकरवाद को जैसा भी बताया गया कि वे रास्ता भूल गए थे और पता नहीं था, अब वो रास्ता उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है और अब वो अपने जो लक्ष्य है उसको समझ रहे हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। निश्चित रूप से कह रहे हैं कि हम सब शूद्र हैं, उनको दिन बाद पता चला है। नहीं, इसमें पता लगने की क्या बात है, तो है ही भाई, जिन्होंने व्यवस्था बनाई उनके हिसाब से तो हम शूद्र ही हैं, लेकिन हम शूद्र नहीं, शुद्ध लोग हैं, बिल्कुल पूरी तरह से परिशुद्ध लोग हैं और हम बुद्ध के रास्ते को मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले। मत कहना या हिंदू गाली है भाई, मैं तो बिल्कुल कहता हूं इस बात को कि कहना नहीं चाहिए। और मैं क्या कह रहा हूं, जो बात आप ये कह रहे हो वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है इस बात को, और इस देश का इतिहास इस बात को कहता है। और मैं ना हिंदू था न मैं हिंदू हूँ, मैं बुद्धिस्ट था और बुद्धिस्ट हूँ। और बाबा साहब की बात में भाषा में कहूँ तो मैं भारतीयता प्रथमतः और अंततः भारतीय हूँ। कहा जा रहा है कि हम पिछड़ों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, हम रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये शब्द तुम्हारा है। हिंदुओं को कमजोर करने की साजिश है आप लोगों की। वो मजबूत
मजबूत कब थे? भाई जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारे मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, गवर्नर जो हिंदू, सुप्रीम कोर्ट में हिंदू, हाई कोर्ट में हिंदू, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदू, सब जगह हिंदू हिंदू, फिर भी कह रहे हिंदू खतरे में, तो वो तो डरे हुए तो पहले से ही हैं। आप विरोध करने लग जाते हैं ना। आएगा, अबे हम तो सही बात करेंगे, वो गलत काम करेंगे तो उसका विरोध करेंगे ना हम। नहीं, रामचरितमानस का भी विरोध कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम मैंने कब कहा रामचरितमानस का विरोध? लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई ये कहेगा, इतना अपमान करेगा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो बाकी सब किस बात के लिए हैं? आप देखिए, पूरी मानव जाति को आप कलंकित करने वाला जो है एक दोहा लिख रहे हैं, और उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि इसने बड़ा बढ़िया काम किया। अगर आज की तारीख में होता ना, तो SC/ST एक्ट में बंद हो गया होता, जेल में जमानत भी नहीं होती है। नहीं निकाल पा रहे, सारे ब्राह्मण यही कह रहे हैं। देखिए, क्या नहीं निकाल पा रहे? बहुजन अर्थ नहीं निकाल पा रहे ठीक से। ऐसा ब्राह्मण इतना समझदार नहीं हुआ, इतना बुद्धिमान नहीं हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से उदाहरण समझ लें। हम सब जानते हैं कि किस चीज का अर्थ क्या है, और हम सही अर्थ निकालते हैं। संविधान में कोई सुविधा है क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? संविधान में हिंदू राष्ट्र किसी राष्ट्र की बात नहीं है। इंडिया दैट इज भारत की बात है, और भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, रहते रहेंगे। यहाँ हिंदू भी है, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, सभी लोग हैं, सिख भी हैं, सभी लोग रहेंगे। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या? यार सपना देख लो, सपना देखने में क्या को मना करता है सपने देखने से? कौन से? धीरेन्द्र शास्त्री। मैंने अभी तो कहा यार, तुम जिन बाबा की बात कर रहे हो, ये बाबा बीजेपी के छोड़े हुए गुंडे हैं भगवा वेश में, इनकी बात कर रहे हो तुम। आपने उनका दरबार नहीं लगने दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। किसका? धीरेन्द्र शास्त्री का 10-12 दिन से दरबार नहीं लगा। तुमने कब देखा मुझे कि मैं वहाँ गया भाई? अरे आपके लोग हैं नीला गमछा पहन के। ये तो अच्छी बात है यार, ये तो खुशी होनी चाहिए कि नीली क्रांति इतनी मजबूत हो गई है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों का दरबार नहीं लगने दे रहे, तो खुशी की बात है, इसका तो जश्न मनाना चाहिए भाई। बढ़िया गलती उनके भाई ने करी है, सजा धीरेन्द्र शास्त्री को। अबे तो है तो भाई तेरा, तुझे अपने भाई को सजा देनी चाहिए, तो तू नहीं मानेगा तो सजा हम देंगे, सीधी सी बात है भाई। बनाते हैं सर, तो आप डराओगे साधु संतों को? भाई डराएंगे नहीं, लेकिन अगर कोई गलत कहेगा, गलत करेगा तो उसका विरोध करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे और कानूनी रूप से करेंगे। पर्चा बनाते हैं वो तो 2 मिनट के अंदर सभी का। किसका? जो लोग जाते हैं वहाँ पर। बनाया तुम्हारा पर्चा? पब्लिक बहुत जा रही सर। पब्लिक जा रही है, तुम बताओ अपनी बात। ये तो पब्लिक के और इनके कैसे पर्चे बनाए जाते हैं सब मालूम। जिसको बनवाने हैं वो जाए। सर आप ईवीएम का विरोध लंबे समय से कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं लगातार। एक फैसला भी आया है कि जो चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर, उस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो मैं ईवीएम का विरोध कर रहा हूँ, ईवीएम जब तक नहीं हटेगी तब तक इस देश की जो व्यवस्था है सुधरेगी नहीं। और सीधे शब्दों में कहूँ, आप बीजेपी को नहीं हटा पाएंगे। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, वो जजमेंट निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इलेक्शन कमिश्नर को, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो और चाहे बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर है, उनको सरकार ही चुनती थी। अब सरकार की बजाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमेटी में होंगे। विपक्ष के नेता जो लोकसभा में हैं, या विपक्ष के नेता न हो तो जो सबसे बड़ा दल है उसके जो नेता हैं वो, और प्रधानमंत्री, तो ये 3 लोग हो गए। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये उम्मीद की जाती है कि जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 और जो बनेंगे, वो लोग ऐसे बनाए जाएंगे जो इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करें, जो बिना डरे काम करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट में यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करने में झिझके नहीं, डरे नहीं। तो इस बात की उम्मीद की जाती है। लेकिन इसमें जो कमी है, वो कमी ये है कि वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जिसको 24 घंटे के अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद में 24 घंटे के अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन बना गया, उसको भी हटाना बहुत ज़रूरी है। और केवल उसको नहीं, बाकी 2 जो हैं उनको भी हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर यही लोग रहते हैं और इन्हीं के रहते हुए चुनाव हो 2024 का, फिर आप किस बात की उम्मीद करते हैं? फिर तो ये सरकार द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है ना, तो इनको हटाने की ज़रूरत है। और दूसरा, ईवीएम को हटाने की ज़रूरत है। मैं बार बार एक सवाल पूछता हूँ, आप लोगों के माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सारे के सारे जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, इसके अलावा इस देश की 24 हाई कोर्टों में हाई कोर्टों के सारे जजेस, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनमें डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, मजिस्ट्रेट, सिविल जज,
इसके अलावा जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, जितने भी तरह के आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जितने भी पीएचडी वाले हैं, जितने भी जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वो सारे के सारे वकील हैं? क्या वो बता सकते हैं कि ईवीएम कैसे काम करती है? मैं लिख के दे रहा हूं कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो और इसके अलावा जो दोनों कमिश्नर है वो भी नहीं बता सकते कि ईवीएम कैसे काम करती है। तो शर्म नहीं आती कि ईवीएम का पता नहीं कि कैसे काम करती है और उसी व्यवस्था से चुनाव हो रहे हैं, जिस व्यवस्था को 99% लोग जानते ही नहीं हैं कि ये कैसे काम करती है, उससे चुनाव हो रहा है। तो केवल इनके बढ़िया आप चीफ इलेक्शन कमीशन बना दो, कमेटी बनाइए उसके हिसाब से, जब तक इनको नहीं हटाओगे और इसके अलावा ईवीएम को नहीं हटाओगे, और केवल ईवीएम नहीं, चुनाव पूरे देश में एक ही दिन में होना चाहिए। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, ना मानवीय संसाधनों की, ना पैसे की, तो एक ही दिन में चुनाव हो और 4 घंटे के बाद में काउंटिंग शुरू हो जानी चाहिए। ये नहीं हो कि 8 फेज में चुनाव हो रहा, मतलब बेईमानी की बिसात आप पहले बिछा दे रहे हैं। 8 फेज में चुनाव हो रहा, 2-2, 2.5 महीने चुनाव हो रहा, 1.5, 2-2 महीने वो रखी रहती मशीनें, तब उनकी गिनती होती है। और गिनतियों में भी गिनती जो हो रही है उस पर्ची की नहीं हो रही जिस पर्ची पर देखकर आप ये करते हैं, हाँ भाई मेरी वोट इसी को गई है। वीवीपैट की पर्चियों की गिनती नहीं हो रही। तो एक चीज नहीं, बहुत सुधारों की जरूरत है, और जब तक ये सारे नहीं होंगे तब तक चुनाव प्रक्रिया सुधरेगी। तो वकील साहब, क्या आपका आंदोलन कामयाब हो रहा है जिस प्रकार से मोहन भागवत मैंने आपको बताया, बयान दे रहे हैं लगातार जिस प्रकार से? नहीं, मोहन भागवत नहीं, प्रधानमंत्री अगर ईवीएम का जिक्र करने लगे, आपको मालूम है गुजरात चुनाव के बाद में ईवीएम का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। अब इन 3 राज्यों में जो चुनाव हुए, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में, तो ईवीएम का जिक्र किया। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री देखता है कि कहां-कहां से ईवीएम के खिलाफ आवाज उठ रही है। निश्चित रूप से सरकार के कानों में आवाज है और हम पूरी कोशिश करेंगे, हालांकि जनता बड़ी सोई हुई है, फिर भी हम उसे जगाने का प्रयास करेंगे, चाहे हमें गांव-गांव जाना पड़े, लेकिन इस ईवीएम की लड़ाई को जन आंदोलन में परिवर्तित करेंगे और ईवीएम को हटा के ही दम लेंगे।